वेलकम एवरीवन, वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में हैं। तो उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपको क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के टेक्सचुअल क्वेश्चंस और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी कराएंगे। तो चलिए बने रहें हमारे साथ और हम करते हैं शुरुआत। पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो आपकी बुक, नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड। पूरा जब कौन कौन सी वो 3 प्रॉब्लम हैं उनके नाम दीजिए आप, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसको फेस करनी पड़ी पहली बार। तो अगर आपने इससे पहले इसका चैप्टर पूरा जो है वो नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखिएगा ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए, ठीक है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो मेन 3 प्रॉब्लम्स थी जो इंडिपेंडेंट इंडिया ने फेस करी वो थी, पहले जो 8 मिलियन जो रिफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान से जो आ गए थे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो उनके लिए जो है होम्स देखने थे, जॉब्स देखनी थी। तो ये पहली प्रॉब्लम थी। और दूसरी प्रॉब्लम जो महाराजाज और नवाब्स थे, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स में रहते थे और ये कम से कम 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको परसुएड करना था कि ये ज्वाइन करें नए नेशन के साथ। ये दूसरी प्रॉब्लम थी। और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? द पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना था, ठीक है, जो लोगों की होप्स और एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है, पूरा कर पाए। तो ये हो गई 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन बिठाया गया था उसका रोल क्या था, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का रोल अब ये था कि वो सेटअप करे, डिज़ाइन करे एंड एग्जीक्यूट करे ऐसी पॉलिसीज़ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हों, हिंदुस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हों। तो अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स दैट वर प्लेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट वेयर, जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। एक तो जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करेगा, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। तो अगर इसका चैप्टर आपने नहीं देखा जिससे ये सब चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको ये चैप्टर देखने से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा ऑन द कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, जिसको दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देखती है। वो कौन कौन था? एक तो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। तो अगला पार्ट, प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग बाय विच बोथ द स्टेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स प्लेड अ रोल इन द डेवलपमेंट वाज कॉल्ड। उस प्लानिंग जो बनाया गया इकोनॉमिक प्लानिंग जिसमें दोनों स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करें डेवलपमेंट के लिए, तो उसका नाम क्या रखा? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है, द डेथ ऑफ, कौन सा लीडर था वो? पोटी सिरार मूली था, वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, दैट गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव द डिमांड ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्रा। जब इस लीडर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश जो स्टेट दे दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला पॉइंट, एट इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लिव्ड इन विलेज। बोला जो जब इंडिपेंडेंस मिली, जब आज़ादी मिली तो उस वक्त ज़्यादा लोग विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड अप फॉर द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी ओनली। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी वो सिर्फ मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी वालों ने बनाई थी, बिल्कुल ये फॉल्स है, ठीक है, उसमें सब मेंबर्स थे। अगला क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ओनली मेन वर अलाउड टू वोट। सिर्फ यानी कि जो मेल्स हैं उनको ही अलाउड किया गया था वोट, नहीं ऐसा नहीं था, वुमेन को भी अलाउड था, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला है, द सेकंड 5 years प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द हेवी इंडस्ट्री, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, तो करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर मीन व्हेन ही सेड दैट इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। कि जो पॉलिटिकल के हिसाब से हमें तो इक्वलिटी कही जाती है कि पॉलिटिक्स में आप सबके सब बराबर हो, लेकिन एक्चुअली में सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है उसमें हमें इक्वलिटी को देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे इनइक्वलिटी होती है। तो इसके क्या माने, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर उनका ये यकीन था कि जो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ठीक है, इट शुड बी फॉलोड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो इसके साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, यानी कि एक तो इकोनॉमी यानी कि सबको बराबर जो डेवलपमेंट है वो बराबर होनी चाहिए, और सोशल बिहेवियर जो है हर एक के साथ उठना बैठना, ठीक है, यहाँ की कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, कास्ट कलर वगैरह पे कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। ही मीन बाय सेइंग दीज वर्ड्स दैट टू इरेडिकेट द इनइक्वलिटीज़ इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो उसने ये कहा कि इरेडिकेट करना पड़ेगा, यानी कि ख़त्म करनी पड़ेगी इनइक्वलिटीज़ किसमें? सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, तब जाके इक्वलिटी होगी, ठीक है। ही वांटेड टू नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड पुअर। वो चाहते थे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई डिफरेंसेस नहीं रहो, भेदभाव नहीं हो अमीर और गरीबों के बीच में, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। और वो क्या चाहते थे, वो क्या कह रहे थे? ओनली व्हेन डेमोक्रेसी टच ऑल द स्फीयर्स ऑफ पीपल, यानी कि जब डेमोक्रेसी सब लोगों को, जितने भी इस कंट्री के अंदर हैं, सबको बराबर पहुंचेगी, ठीक है, तब जाके जो है ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगी, यानी कि ट्रू डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन जो है,
After independence, why was there a reluctance to divide the country on the linguistic lines? तो बोलो जब इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद क्यों ये थोड़ा पीछे लिया जा रहा था, या इस बात से हट गए कि जो कंट्री है उसको डिवाइड किया जाए, उसके अंदर स्टेट्स बनाए जाएं लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे। ये इसलिए हुआ था कि कांग्रेस तो पहले 1920 में ये वादा कर चुकी थी कि हम जो है आपके साथ आपको अपने अपने लैंग्वेजिस्टिक प्रोविंसेस देंगे, लेकिन बाद में उनको जब लगा कि नहीं अब जो है पार्टीशन तो हो चुका है ऑलरेडी एक, तो वो डर गए थे, इसलिए वो सोचे थे शायद और जो है नेशन वो डिवाइड हो जाएगा। तो यही है, दिस इज़ बिकॉज इंडिया, ठीक है एक बार लिख लेना, इंडिया हैड ऑलरेडी बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसके रिलीजन के बेस पे आधार पे, ठीक है। एक तो पाकिस्तान बन चुका था और दूसरा इंडिया। दिस पार्टीशन लेड टू द किलिंग ऑफ मोर देन 1 मिलियन पीपल, ठीक है, इन राइट्स। तो इस पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था, मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो दंगे में क्या हो गए थे, मर गए थे। कांग्रेस लीडर्स बिलीव, यहाँ पे बिलीव आएगा, ठीक है, दैट एनी फर्दर डिवीजन ऑफ द कंट्री वुड ओनली डिसरप्ट इट्स यूनिटी एंड प्रोग्रेस। तो उनका फिर ये मानना था, ठीक है, कि अगर अब और कोई डिवीजन कर दिया गया, ठीक है, तो इससे हमारी कंट्री जो है इसकी यूनिटी को और प्रोग्रेस को है खतरा हो सकता है, इसलिए वो अब जो है लैंग्वेज के आधार पर स्टेट देने से मुकर रहे थे या ना मान रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन अगला, गिव वन रीज़न वाई इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंग्लिश को क्यों कंटिन्यू इस्तेमाल किया गया इंडिपेंडेंस के बाद भी। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि जब इंग्लिश यहाँ से अंग्रेज़ चले गए तो उनके साथ इंग्लिश को भी यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न ये है, पीपल ऑफ द साउथ इंडिया हु कुड नॉट स्पीक हिंदी, जो साउथ इंडिया के लोग थे वो हिंदी तो स्पीक नहीं करते हैं, वो बोलते नहीं हैं, तो अपोज्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। तो उन्होंने एज ए नेशनल लैंग्वेज हिंदी को मानने से इनकार करते, यानी कि उन्होंने कहा कि नेशनल लैंग्वेज सिर्फ हिंदी नहीं हो सकती, यानी कि आपको इंग्लिश यहाँ पे रखनी पड़ेगी। दे थ्रेटनेड टू गेट सेपरेट फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने ये थ्रेटन भी किया, ठीक है, उनके एक लीडर ने ये भी कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो साउथ जो है वो आपसे अलग हो जाएगा। दे थ्रेटन टू गेट सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ़ हिंदी वाज इम्पोज्ड ऑन देम, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हम पे हिंदी थोप लोगे तो हम हो सकता है हम अलग भी हो जाएंगे आपसे, ठीक है, यानी कि हम अलग कंट्री बना लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली डिसाइडेड दैट द हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद ये माना गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने ये कहा कि हिंदी को हम सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है, और इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहेगी, एंड इंग्लिश वुड बी यूज्ड इन कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, सर्विसेज के अंदर, और कम्युनिकेशन के लिए जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन करनी हो तो वहाँ पर इंग्लिश को यूज़ किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन था, हाउ वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विजुअलाइज्ड इन द अर्ली डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। बोल रहा है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से आप देखते हो, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंसली जब इंडिया आज़ाद हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद, कुछ डिकेड्स के लिए, ठीक है, यानी कि एक बात तो ये है, देखिए फ्री प्रेस है एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया के अंदर, ठीक है, पीपल अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज हैं अपनी अपनी, वो भी बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट फेथ्स, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने मज़हब को मानते हैं। हैज़ नॉट कम टू द वे ऑफ द यूनिटी, अगर देखा जाए तो इन्होंने यानी कि मज़हब अपने अपने पाले, ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज बोली, लेकिन यूनिटी हमेशा रखी और मुल्क को हमेशा क्या रखा, यूनाइट करके रखा। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सम ग्रुप ऑफ इंडिया हैव बेनिफिटेड, तो सम पार्ट्स ऑफ, तो कुछ हिस्से हिंदुस्तान के और कुछ ग्रुप लोगों के, ठीक है, जिन्होंने बेनिफिट उठाया किसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो वो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, उनके लिए बड़े बड़े डाइनिंग, जो बड़े बड़े इनमें रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाते हैं, उनके बच्चे जो हैं बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव फॉरेन ट्रिप करते हैं, ठीक है, वो हॉलीडेज़ मनाते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा हाल है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, ठीक है, और साथ साथ में उनको क्या है, बहुत ह्यूज फेस कर रहे हैं वो क्राइसिस, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस, और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेज पाएँ, ठीक है। तो यानी कि ये है, अगर हम अभी तक देखें जो प्रोग्रेस मिली है कुछ डिकेड्स में इंडिया को। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप यहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझाए हुए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।